कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था। वो भारी बर्फबारी के बीच किसी से बच के भाग रहा था। कुछ समय के बाद वो लड़का एक गड्ढे में गिर जाता है। कुछ दिन के बाद हम उसी लड़के के पेरेंट्स को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और पता चलता है कि उनका बेटा मिसिंग है। अब इस केस के बारे में शहर में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, जबकि उस लड़के की माँ का कहना है कि उसका बेटा बाहर खेलने के लिए गया था लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अब इसके बाद हम न्यूज़ रिपोर्ट के कुछ सीन्स को देखते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि उसी पहाड़ी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मिसिंग हो गए। उनमें से ज्यादातर लोग हाल ही में 2-3 साल पहले गायब हुए और ऐसा बताया जाता है कि 100 से ज्यादा लोग वहां से गायब हो चुके हैं। पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद उनके बारे में कोई अता पता नहीं चल पाया। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट डे में और हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे छुट्टी मनाने। और उस ग्रुप में 2 कपल्स हैं, एरिक और जेनिक, और दूसरी तरफ है मिकाएल और इनगुन, और उनका आखिरी मेंबर है एक सिंगल लड़का जिसका नाम है मॉर्टेन। कुछ समय के बाद वो लोग उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जो शहर से काफी दूर है। उन्हें ट्रेकिंग करना था, इसीलिए वो भीड़ भाड़ वाले रास्ते को नहीं लेते और क्लाइंबिंग के लिए एक सुनसान रास्ता चुनते हैं। एक बार जब वो लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर उनका होश उड़ गया था। कुछ समय बैठकर वो लोग वहीं पर बातें करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग नीचे आने लगते हैं और शुरुआत के कुछ मिनट में वो लोग अपने स्किल्स और मूव्स दिखाते हैं, लेकिन जो नहीं होना था वो हो जाता है। मॉर्टेन अपना बैलेंस खो बैठता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग भागते हुए उसे चेक करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि मॉर्टेन का एक पैर टूट चुका था, इसलिए वो लोग तुरंत कपड़ा बांध देते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। और जेनिक उसके टूटे हुए हड्डी को अंदर की तरफ पुश कर देती है। खतरा फिलहाल के लिए तो टल गया था, लेकिन मॉर्टेन को फर्स्ट एड की जरूरत है। बदकिस्मती से खराब मौसम और हाई ऑल्टीट्यूड के वजह से वहाँ पर मोबाइल भी काम नहीं करता। जेनिक सोचती है कि यहाँ पर किसी से मदद मांगने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर कोई भी जगह ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आती है। मॉर्टेन तो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो किसी तरह उसे खींचते हुए ले जाते हैं। जब वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं तो वो बिल्डिंग उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ही बड़ा था। एरिक मेन गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा लॉक था। ये सोच कर के बिल्डिंग खाली है, वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चला जाता है और मेन गेट को खोल देता है, जिससे सभी लोग अंदर आ जाते हैं। ये जगह एक होटल की तरह था क्योंकि वहाँ पर कई सारी चाबियां लटकी हुई थी। खैर, ये जगह बहुत ही पुराना और गंदा था, जैसे कि इसके बंद हुए काफी समय हो चुका है। वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, इसलिए वो मॉर्टेन की देखभाल खुद करने का सोचते हैं। जेनिक वहाँ अपने दोस्तों को कहती है आग जलाने के लिए और थोड़ा अल्कोहल लाने। इसके बाद वो मॉर्टेन के पैर को सीधा करने की कोशिश करती है। बहुत ढूंढने के बाद मिकाएल को वहाँ पर कुछ बॉटल्स अल्कोहल मिल जाते हैं और जेनिक को कुछ ग्लू मिलते हैं। किस्मत से इनगुन को वहाँ पर कुछ पेन किलर्स मिल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मॉर्टेन के घाव को स्टिच करने लगते हैं। जेनिक बहुत ही ध्यान से उसके घाव से बैंडेज को हटाती है और साफ करती है और घाव पर ग्लू लगाने लगती है। अब कुछ समय के बाद मॉर्टेन खतरे से तो बाहर है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज की रात यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही वो लोग निकल जाएंगे। एरिक, मिकाएल, इनगुन वो लोग उस जगह को चेकआउट करने लगते हैं और जेनिक मॉर्टेन के साथ ही रुकती है। वो तीनों अंधेरे कॉरिडोर से होकर आगे बढ़ते हैं और वो लोग कई सारे रूम को देखते हैं। वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि एक कुल्हाड़ी अपने जगह पे नहीं था, पर वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खैर, अब वो लोग पहुंच जाते हैं बेसमेंट में और वहाँ पर जनरेटर भी था, जिसके बाद एरिक पावर वापस लाने की कोशिश करने लगता है। बाहर में हम मॉर्टेन और जेनिक को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि अचानक से मेन डोर वापस से खुल जाता है। जेनिक जाती है चेक करने के लिए, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ एरिक किसी तरह जनरेटर ऑन कर देता है और पूरे होटल में बिजली आ जाती है और वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। एरिक इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। दूसरी तरफ इनगुन और मिकाएल वो लोग भी एक साथ इधर उधर घूमने लगते हैं और उन्हें कुछ जला हुआ महसूस होता है। जब वो लोग ढूंढते हैं तो वो लोग एक रूम के पास पहुंचते हैं जहाँ बहुत पहले आग लग चुकी थी। सब कुछ राख में बदल गया था, बेड, फर्नीचर, सब कुछ। इसके बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, म्यूजिक सुनते हैं, अल्कोहल पीते हैं और मस्ती मजाक करते हैं। फिर हम जेनिक को देखते हैं जो होटल के रजिस्टर को चेक कर रही थी, जिसमें कई सारे गेस्ट के एंट्रीज होते हैं। जेनिक को उसमें एक अजीब सा नोट लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम जानते हैं कि तुम अपने बेटे को ढूंढ लोगी। ये पता चलता है कि ये नोट 1975 में लिखा गया था, मतलब करीब 30 साल पहले। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो मिसिंग हो गया। उसके बाद जेनिक को वहाँ पर एक फैमिली पिक्चर मिलती है जिसमें पेरेंट्स के साथ उनका बेटा भी था और ये वही लड़का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा। वो लोग पार्टी
खत्म करते हैं और मिकाइल और इनगुन एक बेडरूम में चले जाते हैं प्राइवेट टाइम एंजॉय करने। जेनिक और एरिक भी एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं, लेकिन वो मॉर्टेन के पास ही रहते हैं ताकि वो मॉर्टेन पर नजर रख पाए। दूसरी तरफ मिकाइल और इनगुन इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इनगुन इसके लिए तैयार नहीं थी, जिस पर मिकाइल को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। वो सीढ़ी से नीचे आ जाता है और दारू पीने लगता है क्योंकि वो बहुत दुखी था। अब जब उसकी गर्लफ्रेंड इनगुन कमरे में अकेली थी तो वो शावर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो टैप ऑन करती है उसके पीछे से कोई गुजरता है, जिससे वो डर जाती है और चेक करने के लिए जाती है, ये सोचकर कि वो जरूर मिकाइल होगा। फिर जैसे ही वो अपना सामान लेकर अपने दोस्तों के पास जाने वाली थी कि तभी एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे आता है और उसे स्टैब कर देता है। ये देखकर इनगुन बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन नीचे बैठे सभी लोग तो लाउड म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। खून में लथपथ इनगुन भागने की कोशिश करती है और किसी तरह वो लिविंग रूम पहुंच ही जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड ड्रिंक कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो किलर वहां पहुंच जाता है और उसे खींच कर ले जाता है। उस रात वो सभी इनगुन को चेक करने के लिए जाते भी नहीं। मिकाइल सोचता है कि अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, इसलिए सुबह होते ही मिकाइल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है और नाराज होने को लेकर माफी भी मांगता है, लेकिन इनगुन कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो दरवाजे के पास ही ब्रेकफास्ट छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ एरिक तैयार हो गया था और वो बाहर जाने वाला था मदद मांगने। जाने से पहले वो और जेनिक एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं और निकलने से पहले वो सभी को गुड बाय कहता है। बाहर मौसम अभी भी बहुत खराब था, लेकिन वो ठान चुका था कि वो मदद ढूंढ के रहेगा, जिसके बाद वो भारी बर्फबारी में आगे बढ़ते रहता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एरिक बर्फ में खून के कुछ बूंदे देखता है। ये देखकर वो घबरा गया था और उसे फॉलो करने लगता है कि तभी उसे वहां पर इनगुन की डेड बॉडी मिल जाती है। एरिक इनगुन को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वो किलर आ जाता है और पीछे से उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ घर में लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिस वजह से दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। जब मॉर्टेन होश में आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का आवाज उसे नहीं आता। वो अकेले में परेशान हो जाता है, इसीलिए वो उठने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि मिकाइल और जेनिक जनरेटर को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा करते ही उन्हें अचानक से वहां पर एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसे सील कर दिया गया था। दोनों उसे खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें काफी सारे आइटम्स मिलते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें जरूर होटल के ओनर्स के होंगे। जब वो लोग और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक अंधेरा कमरा मिलता है जिसमें ऐसा लग रहा था कि जरूर वहाँ कोई रहता है। उन्हें वहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें उसी लड़के के बारे में जिक्र किया गया था जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा। दूसरे न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ था द होटल ऑफ इविल, और उन्हें यह पता चलता है कि ये होटल असली में 30 साल पहले खाली कर दिया गया था। अब वो लोग ये भी देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ के मालिक के पास इतने सारे नए आइटम्स जैसे कि टोपी, सनग्लासेस, ये सब कैसे हैं। उन्हें वहाँ पर काफी सारे ज्वेलरी और गाड़ी की चाबियां भी मिलती हैं, लेकिन ये सब पर्सनल चीजें कोई भी छोड़कर नहीं जाता। माइकल और जेनिक ये सब देखकर उन्हें लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो लोग सोच लेते हैं कि वो लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे। पहले तो जेनिक इनगुन से बात करना चाहती थी, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कमरे में खून ही खून था। दूसरी तरफ मॉर्टेन किचन में जाता है अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, लेकिन वो डब्बा को खोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ माइकल जैसे ही नीचे आता है वो अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत किचन में जाता है। मॉर्टेन भी बहुत ज्यादा डर गया था जब दरवाजे की तरफ से खून बहते हुए आ रहा था। वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं और माइकल को देखते हैं जो फर्श पर गिरा हुआ था। फिर तभी वहाँ पर जेनिक पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर डर था। वो कहती है इनगुन को कुछ हो गया। जेनिक उन दोनों को लेकर कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर मिकाइल को उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। अब वो तीनों बाहर निकलते हैं कि तभी उन्हें दरवाजे की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो तुरंत एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। जेनिक मॉर्टेन को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ चल क्या रहा है, और उसे कहती है कि जब तक उसका बॉयफ्रेंड मदद लेकर वापस नहीं आ जाता तब तक वो यहीं रुकेंगे। लेकिन मिकाइल कहता है कि ये बैड आइडिया है। वो कहता है कि अगर वो लोग यहाँ रुके तो वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। हर मिनट के गुजरते ही मिकाइल बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए वो बाहर निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। बाकी दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिकाइल ने अपना मन बना लिया था। वो कमरे से बाहर निकलता है और नीचे जाता है, और उसे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा होगी। जब वो नीचे जाता है वो एक हथियार उठा लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है इनगुन को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उस पर वही किलर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह मिकाइल खुद को बचा लेता है। मिकाइल जल्दी जल्दी मेन डोर से बाहर निकलता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वो किलर उस तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे मिकाइल नहीं
नहीं मिलता। देखते हैं कि मिकाइल छत के ऊपर छुपा हुआ था और वो उस खूनी के वहां से जाने का इंतजार करता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक किलर है जिसके पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ी है। इसके बाद मिकाइल जेनिक से कहता है कि हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, कि मॉर्टेन को उनके साथ लेकर जाना सही नहीं होगा क्योंकि वो उनके लिए बस बोझ है। लेकिन जेनिक मॉर्टेन के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। माइकल उसे समझाता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो खिड़की से बाहर जाता है और सामने के शेड तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, जो उसके दोस्त भी सुन लेते हैं। ट्रैप से खुद को छुड़ाने के बाद मिकाइल जल्दी जल्दी शेड के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो किलर उसके सामने आ गया था। वो छुपने की कोशिश करता है लेकिन किलर उसे ढूंढ लेता है और उसके दोनों दोस्तों के सामने वो खूनी मिकाइल का गला काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब जेनिक और मॉर्टेन देख चुके हैं कि किलर कौन है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे। वो मॉर्टेन की मदद करती है चलने में और वो लोग एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। जिसके बाद जेनिक कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करती है। वो मॉर्टेन को छोड़कर वहां से जाने लगती है और कहती है कि वो उसके लिए जरूर लौटेगी। अगले सीन में जेनिक उसी शेड में जाती है जहाँ पर मिकाइल को मार दिया गया था। बहुत ढूंढने पर उसे वहां पर एक बड़ा सा स्लेड मिलता है, लेकिन वो उसे उठा भी नहीं पाती, वो बहुत भारी था। लेकिन तभी उसका ध्यान शॉटगन पे जाता है जो शायद उस किलर का है। जेनिक देखती है ये काम करता है और वो वहां पर बुलेट भी ढूंढ लेती है। बंदूक पाते ही उसमें हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत होटल की तरफ चली जाती है। मॉर्टेन से मिलने के बाद वो उस खूनी को मारने का सोचती है, लेकिन वो जानती है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस होगा और इस एक चांस का उन्हें पूरा इस्तेमाल करना है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ जेनिक सोचती है कि वो किलर वहीं होगा। वो मॉर्टेन को छुपा देती है और जनरेटर बंद कर देती है और सीक्रेट रूम में चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो अपने पैर पर कुछ महसूस करती है जिससे वो डर जाती है। देखते हैं कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड एरिक था जो अभी भी जिंदा है। जेनिक खुश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड चल भी नहीं पाता, इसलिए वो वापस आगे बढ़ती है उस खूनी को मारने के लिए। इसके बाद वो दोनों सुनते हैं कि खूनी उनके तरफ ही आ रहा था। वो वहां पर पहुंच जाता है अपने हाथ में एक लालटेन लिए और जेनिक उस पर शूट करने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसी वो शूट करती तो वो अपना लालटेन बंद कर देता है जिससे वहां पर अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है और मॉर्टेन कहने लगता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन जेनिक मना करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, उसके बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसके बाद वो खूनी वापस वहां पर आ जाता है और जेनिक जिसके पास एक ही गोली थी वो गोली चला देती है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है और वो ये देखते हैं कि वो खूनी अपने सामने एरिक को ढाल की तरह पकड़ के रखा था। वो खूनी एरिक को भी मार डालता है। जिसके बाद मॉर्टेन जेनिक से शॉटगन ले लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, और वो उस खूनी से लड़ने की कोशिश करेगा। जेनिक वहाँ से भाग निकलती है और अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ देती है। उसके वहाँ से जाते ही वो खूनी मॉर्टेन के ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। जेनिक जैसे ही घर के बाहर निकलती है वो अपने स्नोबोर्ड से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खूनी उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब जेनिक को होश आता है तो वो देखती है कि वो खूनी उसे और उसके दोस्तों को कहीं ले जा रहा था। बाकी के दोस्तों मर चुके थे लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो खूनी उन सभी को एक गड्ढे में गिरा देता है और वो ये नहीं जानता कि जेनिक अभी जिंदा है। जब वो खूनी बॉडी को गड्ढे में गिरा रहा था तो जेनिक अपने दोस्त के एक पॉकेट से रेजर ब्लेड निकाल लेती है और जैसे ही वो खूनी उसे पकड़ने वाला था वो उसको स्टैब कर देती है और उसका हथौड़ा उठा लेती है और किलर पर हमला कर देती है। दोनों के बीच स्ट्रगल होता है और वो गड्ढे में गिरने ही वाली थी, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वो उस खूनी के चेहरे से उसका ग्लास हटा लेती है, जिस वजह से वो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ देख नहीं पाता। और ये मौका देखकर जेनिक उसका कुल्हाड़ी उठाती है और उसके छाती पर वार कर देती है, जिससे वो खूनी बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था। जेनिक उसे गड्ढे में गिरा देती है और गिरते समय उस खूनी को अपने बचपन के फ्लैशेस आ रहे थे जब भारी बर्फबारी के बीच कोई उसका पीछा कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जो उसका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पेरेंट्स थे जो उसे मारना चाहते थे। शायद इसीलिए छोटा बच्चा राक्षस बन गया और अब उस खूनी का भी डेड बॉडी उन्हीं 4 लोगों के साथ था जिसे उसने खुद मारा। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।